नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो, जहां हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज से अभी से अपने निवेश की शुरुआत कीजिए। कैसे करनी है ये शुरुआत, ये सब बातें समझाने के लिए योर मनी आपके लिए मौजूद है। तो फटाफट से फोन उठाइए, हमें मैसेज भेजिए इस शो में शामिल होने के लिए, या फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 704-522-0000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा yourmoney@nw18.com पर आप ईमेल कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर आप CNBC आवाज के हैंडल पर जाएंगे तो ये शो लाइव भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही #AskAwaz योर मनी लिखकर अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये है तरीका इस शो में शामिल होने का। आज हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले हमेशा की तरह थोड़े एजुकेशन पर्पस से, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस के पर्पस से हम एक ना एक टॉपिक पिक करते हैं। और आज बात करेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की, जिन्हें हम NCDs भी कहते हैं। एंड आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं, पर्सनल फाइनेंस को समझते हैं, वो भी शायद नहीं जानते होंगे कि NCDs होते क्या हैं, इनके मतलब क्या है, इनके मायने क्या है। तो सबसे पहले तो समझाइए प्लीज हमारे व्यूअर्स को कि जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं इसका मतलब क्या है। दीपाली जी नमस्कार, गुड इवनिंग। जो NCDs होती हैं, जैसे आपने कहा, NCDs का जो एब्रीविएशन है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का एब्रीविएशन है NCD। काफी सारे जानकारक निवेशक भी ये शायद मिस कर जाते होंगे। तो NCD एक बहुत सिमिलर होता है एक बॉन्ड की तरह, एक डिबेंचर की तरह, जो वो बॉन्ड इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली आप अपने पैसे किसी को उधार दें, किसी कंपनी को उधार दें, और वो आपको बदले में एक पेपर दे। अभी डीमैट क्रेडिट आती है तो डीमैट क्रेडिट NCD होती है। तो NCD नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वैसा होता है कि आपने उधार दिया, समझो कि आपने 100 रुपए किसी को उधार दिए, तो उसने आपको NCD दी। उस NCD में ये लिखा होता है कि आपको ब्याज कितना मिलने वाला है, आपको असल कब वापस मिलेगा, और क्या सिक्योरिटी होती है। ये इसको कहते हैं NCD। कॉर्पोरेट FD जैसी होती है, बट ये थोड़ी ज्यादा सुरक्षित होती है FD के मुकाबले। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नथिंग बट डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, जहां पे ब्याज मिलता है आपको। जैसे म्यूचुअल फंड डेट किस्म के होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, वैसे ही ये जो डायरेक्ट बॉन्ड, जैसे म्यूचुअल फंड में इक्विटी में आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और उसमें फंड मैनेजर स्टॉक्स खरीदता है, या फिर आप खुद से स्टॉक खरीद सकते हैं। तो NCD इज नथिंग बट अ बॉन्ड विच यू कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम अ कॉर्पोरेट। ओके, फिर एक चीज और बताइए फिरोज जी, दो तरीके के NCDs होते हैं, सिक्योर्ड और साथ ही अनसिक्योर्ड। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? प्लस अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे NCDs में तो तरीका क्या है इन्वेस्ट करने का? और एक चीज और बता दीजिए इसके साथ साथ, टैक्सेशन की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं NCDs पर? दीपाली जी आपके काफी सारे प्रश्न हैं, तो एक एक करके मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। एक होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर, दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स NCDs। जैसे आपने कहा, सिक्योर्ड में क्या होता है कि एक ट्रस्टी होता है जो आपके बिहाफ पे करंट एसेट्स को या कोई कोलैटरल लेता है कि अगर कुछ कंपनी को हो जाए तो कोई ना कोई बैकअप हो जिसको लिक्विडेट करके पैसे वापस किए जाएं। तो सिक्योर्ड NCD जैसे नाम दर्शाता है, एक सिक्योरिटी होती है, एक ट्रस्टी होता है जो एक सिक्योरिटी को लेके रखता है, और वो सिक्योरिटी का प्रयोग तब होता है जब कंपनी वापस नहीं कर पाए पैसे, और उसको कहते हैं एक इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। तब सिक्योरिटी वो काम आती है, उसको कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, एक ट्रस्टी नहीं होता। तो ज्यादातर ये जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं उनका ब्याज दर थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि रिस्क ज्यादा होती है। तो ये दोनों में सिक्योरिटी का अंतर होता है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 रहा सवाल टैक्सेशन का। उसके लिए दो चीजें होती हैं, एक लिस्टेड NCD होती है, एक अनलिस्टेड NCD होती है। लिस्टेड NCD की जो टैक्सेशन होती है, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म टैक्सेशन माना जाता है, तो 10% की टैक्स लगती है 1 साल की होल्डिंग पीरियड के बाद। अगर अनलिस्टेड होती है तो उसमें 3 साल तक वेट करना पड़ता है लॉन्ग टर्म में घुसने के लिए, और उसमें 20% की टैक्स लगती है। अगर आप शॉर्ट टर्म में निकाल लेते हैं और 1 साल या 3 साल के भीतर निकाल लेते हैं, अगर लिस्टेड होती है तो 1 साल, अनलिस्टेड होती है तो 3 साल, उसके भीतर अगर आप निकाल लेते हैं अपने पैसे, तो मार्जिनल टैक्स रेट लगता है। जो भी टैक्स स्लैब में आप हैं उसके अनुसार आपको टैक्स लगेगा। ये होती है टैक्सेशन NCDs की। ओके, चलिए, तो सारे जो एसोसिएटेड पहलू हैं वो फिरोज जी ने बताए। NCDs क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, टैक्सेशन की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं इस इन्वेस्टमेंट में। और अगर अभी भी कोई ऐसा पॉइंट है जो आप समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस हमें NCDs से एसोसिएट
एसोसिएटेड जो भी हैं वो हमें भेज सकते हैं। सवालों को ले उससे पहले एक क्वेरी है और इसी टॉपिक से जुड़ी हुई फिरोज जी, वो ये कि एफडी और एनसीडी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए, एफडी जो है बैंकों से एफडी मिलती है या कॉर्पोरेट से एफडी मिलती है। आप एक कॉर्पोरेट के पास भी जाके एफडीज करा सकते हैं। अगर मैं कॉर्पोरेट की एनसीडी और कॉर्पोरेट की एफडी की तुलना करूं तो उसमें काफी सारे अंतर हैं। एफडी अनसिक्योर्ड होता है ज्यादातर और एनसीडी ज्यादातर सिक्योर्ड होती हैं। तो एक ट्रस्टी होता है जो कोलैटरल लेता है, एफडी में कोलैटरल नहीं होती ज्यादातर। आई एम जस्ट टेलिंग यू जनरल प्रिंसिपल। सेकंड, एनसीडी आप तोड़ नहीं सकते मैच्योरिटी के पहले, आपको दूसरा खरीदार ढूंढना होता है अपनी एनसीडी को बेचने के लिए। बट एफडी में काफी कॉर्पोरेट्स लिक्विडिटी की ऑप्शन देते हैं, थोड़ी पेनल्टी लगाते हैं, थोड़ा ब्याज कम देते हैं, बट आपका पैसा लिक्विड ज्यादा होता है। और जो एनसीडी और एफडी होती है उसमें टीडीएस लगता है। 10,000 रुपए के ऊपर का ब्याज अगर हो जाता है तो उसमें टीडीएस लगता है, एनसीडी में टीडीएस नहीं लगता है। ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, बट मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट की एफडी तो करनी नहीं चाहिए क्योंकि उसकी समझ रिटेल निवेशक को नहीं होती। काफी बार जो कंपनी जो डिफॉल्ट करी हैं उनके एफडी के पैसे नहीं आते हैं, एनसीडी में फिर भी थोड़े बहुत पैसे आए हैं। काफी सारे उदाहरण हैं जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियों ने डिफॉल्ट किया और एफडी के पैसे फंसे हुए हैं। तो कॉर्पोरेट एफडी मेरे हिसाब से इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा रिटर्न के लिए इतना ज्यादा जोखिम अपने हार्ड अर्न मनी के साथ नहीं लेना चाहिए। एनसीडीज फिर भी एक ट्रस्टी होता है जो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में लगा रहता है। ओके, चलिए, तो एनसीडी वर्सेस एफडी के भी पहलू को यहाँ पर फिरोज जी ने समझाया। चलिए, बिना देरी के अब क्वेश्चन तो करते हैं शामिल। अर्नब भट्टाचार्य कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है। अर्नब जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहला सवाल क्या है? नमस्कार, मेरे पास 4 SIP है आज के डेट में। ये 16,200 का ईच SIP है। 4 SIP मैंने भेज दिया था आप लोगों को। तो मेरा जो टारगेट है 8 साल पे 4 फंड्स है आपके पास या 5 फंड्स है? क्योंकि जो डिटेल्स हमारे पास है उसके मुताबिक 5 म्यूचुअल फंड्स आपने लिए हुए हैं जिसमें 16,200 इन ईच आप SIP कर रहे हैं। करेक्ट, 5 म्यूचुअल फंड 16,200, ऑल टुगेदर 81,000। ओके, करेक्ट। तो बताइए क्या समझना चाहते हैं हम? तो मेरा जो टारगेट है 8 साल में 2 करोड़, तो इज दिस अचीवेबल? ओके, तो सवाल तो लेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए अर्नब जी, एक तो आपने कब से आपकी SIPs चल रही हैं जो 81,000 की कर रहे हैं? दूसरी बात, ये 16,200 की फिगर ही क्यों चुनी आपने हर म्यूचुअल फंड के लिए? बेसिकली 81,000 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो लाइक यू नो ईच केम अराउंड लाइक 16,200। ठीक है, और कब से कर रहे हैं आप ये SIPs? 2 years, 2 साल से कर रहा हूँ मैं ये। 2 years, ओके ओके। तो फिरोज जी 81,000 की SIP 2 साल हो चुके हैं, 5 फंड्स इनके पास हैं, डिटेल्स हैं आपके पास। तो बताइए इनके फंड्स का चुनाव और 8 साल में 2 करोड़ का टारगेट अचीवेबल है या कुछ इंक्रीज करनी पड़ेगी इन इन्वेस्टमेंट्स? अर्नब जी की जो SIPs चल रही है 81,000 की, उसको अगर आप जो अभी तक इकट्ठे किए हैं पैसे आपने 2 साल में और आगे 8 साल में जो करने वाले हैं, अगर इकट्ठे हुए के पैसे को अगर मैं साइड में रख दूं तो 12% की रिटर्न की अगर मैं उम्मीद करूं कंजर्वेटिवली, तो आपको अपनी SIP बढ़ानी होगी। अगर आप 2 साल से ये कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 20 लाख का असल आप निवेश कर चुके हैं, क्योंकि 81,000 इंटू 24 मंथ्स, तो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए आपके इकट्ठे कैपिटल में हो चुके होंगे। और आपने अगर कोविड के टाइम पे SIP चालू की है तो काफी अच्छी प्रदर्शन हो चुकी होगी। तो क्या आपके इकट्ठे हुए पैसे और अगले 8 साल के SIP में आपका 2 करोड़ का टारगेट मीट हो सकता है अर्नब? वेरी इजीली, टू माय माइंड, एट 12%। इफ यू आर नॉट काउंटिंग द एक्यूमुलेटेड अमाउंट, देन यू विल नीड टू इंक्रीज योर SIP 1.25 लाख तक लेके जानी पड़ेगी आपको। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपकी जो 81,000 की SIP है उसमें गुंजाइश है कि आप 6 या 7 स्कीम पे भी आप अपनी SIPs को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो आपको 3-4 स्कीम्स जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है उसको ऐड करने की मैं रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि हम जब आनंद राठी में चेक करते हैं तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एक स्कीम का चेक करते हैं, हर स्टॉक उसके अंदर जो है उसको बारीकी से देख के। तो उसके हिसाब से HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, ICICI प्रू
फोकस्ड इक्विटी फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा, ये 4 स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 2 स्कीम्स आप यू कैन शेड दोस 2 स्कीम्स टू माय माइंड, यूटीआई फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो ये 2 स्कीम्स को हटा के अगर ये 4 जो मैंने बताई उसको ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास 7 SIPs हो जाएंगी। एंड आई थिंक फॉर द अमाउंट यू आर डूइंग 7 इज अ राइट नंबर ऑफ स्कीम्स। ठीक है, तो थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज, यूटीआई फ्लेक्सी कैप से निकल सकते हैं और एसबीआई कॉन्ट्रा जैसे फंड्स को आप ऐड कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी एसआईपी अमाउंट भी इंक्रीज कीजिए। 1.25 लाख की कर लेंगे तो आपका टारगेट अचीवेबल हो जाएगा। सुनील हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। सुनील, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरा जो SIP और आईसीआईसीआई प्रू की चल रही है ब्लू चिप की 3000 की है और कैनरा रोबेको इमर्जिंग फंड है वो भी 2000 का चल रहा है। 2000 रुपीज का 2017 से मेरी SIP चल रही है और इसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है 3000 की ये रही। मेरी टोटल जो एक्सिस मिड कैप 1000 है और टोटल मिला के जो 11,000 की मतलब ये SIP जो है चल रही है। अभी ये लेटेस्ट जो मैंने करी है प्राग पारेख का फ्लेक्सी कैप में है 2000 की मेरी SIP। तो मेरा जो मतलब 10 साल का जो गोल है मतलब 2 करोड़ का, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या मतलब मेरा सवाल है। ओके, ठीक है, तो फिलहाल करीब करीब इनकी 9,000 के आसपास की SIPs चल रही हैं। एक्सिस मिड कैप, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप। टारगेट बड़ा है, टाइम 10 इयर्स का है, तो इन्वेस्टमेंट्स तो डेफिनेटली इनको काफी बढ़ानी पड़ेंगी। पर बताइए फिरोज जी, कैसे ये आगे बढ़े अपने इस पोर्टफोलियो के साथ? देखिए सुनील जी, मेरे हिसाब से आपकी जो टारगेट है 10 साल में 2 करोड़ रुपया बहुत हैवी टारगेट है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 साल की वक्त है। 10 साल के वक्त में 2 करोड़ इकट्ठा करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बहुत बोरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आपको 12 से 14% की रिटर्न दे सकता है। माना कि पास्ट में 20% की भी रिटर्न आई है, बट उसके आधार पे आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विटी मार्केट से आप 12% की उम्मीद कर सकते हैं। 2-3% फंड मैनेजर ने एक्स्ट्रा भी दिया तो 14 से 15 आउटर लिमिट्स पे प्लानिंग कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको ऑलमोस्ट 80,000 रुपए की SIP चाहिए होगी अगर आप 10 साल में यही टारगेट इकट्ठा करना चाहते हैं 2 करोड़ रुपए का। अगर आप पीरियड बढ़ा सकते हैं तो काफी शार्प ड्रॉप होगी SIP की रिक्वायरमेंट में। आपका ये जो टारगेट है 9,000 रुपीज में, तो आपका 2 करोड़ का टारगेट के लिए आपको ऑलमोस्ट 23 साल की SIP करनी पड़ेगी, 13 साल से एक्सटेंड करना पड़ेगा। वो तो 13 साल की मोहलत शायद आपके पास एक्स्ट्रा नहीं होगी, तो आपको अपनी SIP बढ़ानी होगी, मोहलत को थोड़ा बढ़ाना होगा, एक तालमेल बिठाना होगा ताकि आपका टारगेट मीट हो पाए। एंड आई थिंक ये हर दर्शक को ये समझना चाहिए कि जितनी जल्दी आप SIP चालू कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि आपके लेटर हाफ में आपके फाइनेंसेस पे प्रेशर कम पड़ेगा। जैसे यहाँ 10 साल में 2 करोड़ इकट्ठे करने हैं वो मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि 10 साल की मोहलत होती है। तो जल्दी शुरुआत कीजिए निवेश की, चाहे छोटे अमाउंट से कीजिए। जैसे जैसे आपका पॉकेट अलाउ करें उस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि जितना आप सेव कर लेंगे उतना आपको ही बेनिफिट होगा अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से फाइनेंशियली प्लान करने में। संजय किशन है हमारे साथ अब महाराष्ट्र से। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो, बताइए संजय, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए प्लीज। हाँ मैम नमस्ते, मेरा पोर्टफोलियो आपको भेजा है मैंने, तो मुझे 30 साल की अवधि में मैम मेरी उम्र 36 साल है और मुझे 30 साल का टारगेट है 2 करोड़ होना मुझे 30 साल में। मौजूदा निवेश मेरा 5,000 रुपये है मैम, तो इसके लिए आप क्या और मुझे कौन से SIP शुरू करना पड़ेंगी? और ठीक है, तो 2 करोड़ का टारगेट है 30 साल में और फिलहाल 4,500 की SIP चल रही हैं। फंड्स आपने सुने फिरोज जी, इनके पास 3 है, पराग पारिक टैक्स सेवर, मिरर एसेट मिड कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। तो बताइए क्या सजेशंस हैं इनके लिए? देखिए संजय जी के जो सवाल है कि उनको भी 2 करोड़ इकट्ठे करने हैं, काफी कोइंसिडेंस की बात है, इत्तेफाक की बात है। जो प्रीवियस दर्शक भी थे वो भी 2 करोड़ इकट्ठा करना चाहते थे, वो 10 साल में करना चाहते थे, तो 85,000 की SIP की जरूरत होती। यहाँ 2 करोड़ के टारगेट के लिए संजय साहब ने अपने लिए 30 साल की मोहलत मुकर्रर की है, तो उसमें सिर्फ 6,000 की SIP में काम हो जाएगा। तो कहाँ 85,000, कहाँ 6,000?
तो ये अगेन आई एम रीइटरेटिंग दीपाली जी, बिकॉज ये इत्तेफाक से दोनों का टारगेट सेम है बट टाइम फ्रेम अलग है। तो एक को 6000 की एसआईपी चाहिए होगी, दूसरे को 85 की चाहिए होगी, तो जल्दी स्टार्ट करने का एक मोटिवेशन होगा, इसीलिए आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी सेड। रहा सवाल संजय जी, आपको 1 या 2 एसआईपी और चालू करनी पड़ेगी, आप खुद ही 5000 कर रहे हैं तो 1000 की गैप है, जो आई एम श्योर मुमकिन है कि थोड़ी सी स्ट्रेच कर ली तो हो जाएगा। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, ये 3 स्कीम्स अच्छी हैं। मेरा एसेट मिड कैप से आप एग्जिट कर सकते हैं, तो आपके पास 6000 होंगे, 6 स्कीम्स होंगे। जैसे जैसे आपकी आय बढ़े, इन्हीं 6 स्कीमों में अपनी टॉपअप एसआईपी करें और अपने लक्ष्यों से थोड़ा ज्यादा पूरा करें। 2 करोड़ शायद कम पड़े 30 साल में, उसकी इतनी अहमियत नहीं होगी जो आज है या 10 साल बाद होगी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास टाइम क्योंकि है, तो थोड़ी सी भी अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो अपने गोल के नज़दीक पहुंच जाएंगे। 6000 के आसपास के एसआईपी कीजिए। जिन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं वो भी फिरोज ने बताया, जिनसे आपको एग्जिट करना है वो भी आपकी स्क्रीन पर इनफैक्ट आप नाम पढ़ सकते हैं। कुछ नए फंड्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं ऐड करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर पृथ्वीराज हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से, उनका सवाल लेंगे, कुछ और क्वेरीज भी ऐड करेंगे शो में। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ फिरोज अजीज मौजूद हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और एक सवाल अब लेंगे हम ईमेल के थ्रू जो पृथ्वीराज पाटिल ने भेजा है पुणे से। ये जानना चाहते हैं कि थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं, और अगर कोई थीमेटिक फंड्स को चुनना चाहता है तो उससे पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो बताइए फिरोज जी, क्या सजेशंस हैं? देखिए, थीमेटिक स्कीम्स जैसे नाम दर्शाता है, एक थीम होती है। वो थीम के आधार पे कम से कम स्ट्रक्चर पूरे सेक्टर्स नहीं आते। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट आ गया, ऑटो आ गया, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक थीम हो गई। कोई और दूसरी थीम निकालता है एमएनसी, जिसमें सिर्फ एमएनसी स्टॉक्स को खरीदे जाते हैं। थीम, कोई भी थीम लेके अगर उसी स्पेसिफिक थीम के आधार पे अगर पोर्टफोलियो बनाया जाए तो उसको कहते हैं थीमेटिक फंड। और थीमेटिक फंड में पूरे सेक्टर्स नहीं आते। जैसे निफ्टी में कई सारे सेक्टर्स हैं, 50 कंपनियां, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां हैं, बैंकिंग भी है, ऑटो भी है, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं, आईटी कंपनी भी है। वैसे थीमेटिक में एक कम थोड़े 3-4 सेक्टर्स होते हैं और उसका एक थीम बनाया जाता है और उसमें जो पैसे लगते हैं उसको कहते हैं थीमेटिक स्कीम। अब इसमें थीमेटिक स्कीम खरीदने से पहले ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि काफी बार ऐसा होता है कि जो थीम आपको पसंद आती है, बाकी सब फंड मैनेजर्स को भी वही थीम पसंद आ रही होती है, तो नॉर्मल फंड्स में भी वही स्टॉक्स खरीदे जाते हैं। अब मैं 2008 का उदाहरण देता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो थीम थी वो बहुत अच्छी चल रही थी 2006-7 में, तो काफी लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम के फंड खरीदे। जो नॉर्मल फंड्स हैं उसमें भी फंड मैनेजरों ने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स रखे थे, तो कुल मिला के लोगों के आधे से ज्यादा पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में चले गए। और 2008 की क्राइसिस में जब इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक टूटे तो लोगों के आधे पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में थे, क्योंकि उन्होंने भी खरीदा था और फंड मैनेजर ने, डाइवर्सिफाइड फंड के फंड मैनेजर ने भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक खरीदे। तो हमेशा ये देख लें कि थीमेटिक स्कीम खरीदते वक्त ऐसी थीम ना खरीदें जो बहुत पॉपुलर हो, क्योंकि दूसरे फंड्स, जो नॉर्मल फंड्स है, उसमें भी वही थीम के काफी सारे स्टॉक की इंक्रीज होती है। ओके, चलिए, तो थीमेटिक फंड्स के बारे में आपको बताया फिरोज जी ने। और अगर अभी भी कुछ आप समझना चाहते हैं तो आप फर्दर अपना क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। शो को समेटने का वक्त है, लेकिन उससे पहले फटाफट से फिरोज जी से पूछ लेते हैं उनके टॉप फंड्स, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पर जो बिगनर है लॉन्ग टर्म के लिए। बताइए फिरोज जी, क्या चॉइसेस हैं आपकी? तो मेरी चॉइसेस दीपाली जी हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। ओके, तो ये 4 फंड्स हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू फोकस, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। इन फंड्स को नोट कर लीजिए। और नए फंड्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो इन फंड्स के साथ आप कर सकते हैं। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं ब्रेक के उस पार भी, सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।